हेलो गाइस, मैथ असिस्टेंट कंपटीशन अब मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी जो है हमारी, उस पर एक स्पेशल केस। देखिए, होते तो इस पे दो तीन केस हैं, पर आपके जो सिलेबस में आता है उसमें एक ही केस जो है वो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम से पूछा जाता है। स्पेशली अगर आप एलयू के हैं तो आपके यहाँ तो पूछा गया जो मैं आज बताने जा रहा हूँ। ठीक है, इसके पहले अगर आपने कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी मेरी वीडियो नहीं देखी तो उसको देख लीजिएगा, वो आपके काम आएगी। वो भी एग्जाम में पूछी जाती है, तो उसका स्टेटमेंट ऑफ प्रूफ मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। इस वीडियो में देखिए, मैं आपको एक स्पेशल केस बताने जा रहा हूँ। स्पेशल केस कुछ इस तरह से है कि अगर देखिए, क्योंकि बाकी केस इसलिए नहीं बताए जाते हैं, वो थोड़ा सा आपके लिए कठिन होते हैं, पर जो मतलब आईआईटी जैम देते हैं एग्जाम, या फिर अगर कुछ और एग्जाम देते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैथ से कोई नेट का एग्जाम देता है, तो उसके में वो चीज़ें पूछी जाती हैं। आपके में वो नहीं पूछा है, आपके में सिर्फ इतना पूछा जाता है क्या कि अगर मान लीजिए आपका वेक्टर स्पेस वी एंड सी है, या जिसको कुछ जगह पे सी की पावर एन इस तरह से लिखा जाता है, इसका मतलब ये होता है कि ये वेक्टर स्पेस है जिसमें आपका फील्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स की है, और साथ ही साथ क्या है कि उसमें जो वेक्टर्स होंगे वो एन ऑर्डर टपल के फॉर्म में होंगे। कैसे होंगे? ऑर्डर्ड एन टपल्स के फॉर्म में। ठीक है, और कैसे होंगे वो देख लीजिए। यहाँ पर हमने दो वेक्टर्स लिए हैं, एक लिया अल्फा और एक वेक्टर लिया बीटा। तो ये दोनों वेक्टर कैसे लिखे जाएंगे? ऑर्डर्ड एन टपल्स के फॉर्म में। कैसे? इस तरह से देखिए, a1 a2 अप टू an, बीटा को ले लिया b1 b2 अप टू bn। ठीक है, ये हमारे दोनों वेक्टर्स v एंड c के हैं। ठीक है, अब आप यहाँ ध्यान दीजिए कि ये जो एन ऑर्डर टपल बनाया जाता है, ये किससे आता है? ये आपकी फील्ड के एलिमेंट से बनता है। ठीक है, तो ये a1 a2 अप टू an और b1 b2 अप टू bn जो मैंने यहाँ पे लिए हैं, ये सब हमारी फील्ड जो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की उस फील्ड को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बात थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि हमारी जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की फील्ड है, उस फील्ड को ये बिलोंग कर रहे हैं। अब हमको बताना क्या है, एक चीज हमको और गिवन है। गिवन ये है कि ये वेक्टर स्पेस है और इस पर जो इनर प्रोडक्ट डिफाइंड है वो कैसा इनर प्रोडक्ट है? स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट है। तो स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट डिफाइंड कैसे होता है, यही पूछा जाता है। ठीक है, कि अगर आपका जो वेक्टर स्पेस है वो एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की फील्ड का। ठीक है, तो उस पर आपका स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट डिफाइंड कैसे होता है, इसकी हम लोग बात करते हैं। तो स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट देखिए कुछ इस तरह से डिफाइन होता है कि हम इन दोनों वेक्टर्स का इनर प्रोडक्ट निकालते हैं। तो देखिए, अगर आपकी फील्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स की होती है तो इनर प्रोडक्ट देखिए अल्फा और बीटा के वेक्टर्स का कैसे निकलता है। एक तो आपका जो डॉट प्रोडक्ट वाला सिस्टम होता है, वो डॉट प्रोडक्ट वाला सिस्टम यहाँ पर लगता है। डॉट प्रोडक्ट का सिस्टम कुछ इस तरह से लगता है कि a1 b1 बनेगा प्लस a2 b2 बनेगा। अगर आपने मेरी इनर प्रोडक्ट की पहली वीडियो देखी है, जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन दिया था इनर प्रोडक्ट का, तो वहाँ डॉट प्रोडक्ट करना भी मैंने सिखा दिया था। अगर आपको इन केस नहीं आता है तो मैं एक बार बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर है u वेक्टर जिसके एलिमेंट्स हैं u1 कॉमा u2, और एक हमारे पास वेक्टर है v वेक्टर जिसके एलिमेंट्स हैं v1 कॉमा v2। और ये दोनों किसको बिलोंग कर रहे हैं? मान लीजिए आपके v V2C को। ठीक है, तो देखिए ये आपका जो U वेक्टर का इनर प्रोडक्ट V वेक्टर के साथ होता है, इसको किस तरह से बताया जाता है? इसको ऐसे बताया जाता है। ठीक है, ये आपका बनेगा अगर आपकी मान लीजिए रियल नंबर्स की फील्ड है। किसकी है? रियल नंबर्स की फील्ड। तब तो और आसान होता है इसको बताना, तब ये ऐसे बन जाता है। सिर्फ क्या होता है ये? इट इज दी डॉट प्रोडक्ट ऑफ, ये क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट होता है ऑफ u वेक्टर एंड v वेक्टर। ठीक है, v वेक्टर और u वेक्टर का ये क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट होता है। तो इसमें क्या किया जाता है? u1 v1 लिखा जाता है प्लस u2 v2 लिखा जाता है। पर अगर यही आपका रियल नंबर की बजाय, रियल नंबर में इस तरह से लिखा जाता है बिना कॉन्जुगेट्स के, पर अगर यही आपका कॉम्प्लेक्स नंबर्स की फील्ड का हो तो आपका क्या करना पड़ेगा? v1 बार v2 बार। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए हमारी कौन सी फील्ड है? ये हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर की फील्ड है। तो अगर हम अल्फा बीटा का इनर प्रोडक्ट करते हैं तो क्या बनेगा? a1 b1। ठीक है, और b1 का कॉन्जुगेट हो जाएगा प्लस a2 b2 b2 का कॉन्जुगेट, ऐसे ही an bn और bn का कॉन्जुगेट। ठीक है, तो वही मैं आपको सिखा रहा हूँ कि इनर प्रोडक्ट ऑन द ऑन दिस टाइप ऑफ वेक्टर स्पेस कैसे डिफाइन होता है। ठीक है, और उसका कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी से क्या लेना देना है वो भी हम समझते हैं। ठीक है, तो देखिए ये तो इनर प्रोडक्ट इस तरह से डिफाइन होता है। ये आपका स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट होता है कहाँ पर? बी एंड सी, इस वाले वेक्टर स्पेस पर, जिसमें क्या होता है? जिसकी फील्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स की है और ये इसके एलिमेंट्स कैसे हैं? एन ऑर्डर्ड टपल्स के फॉर्म के हैं। ठीक है,
और अगर यही आपकी सिर्फ ऑर्डर्ड पेयर्स लेने लग जाए, सिर्फ दो दो लेने लग जाए, ठीक है, तब आपका ये क्या बन जाएगा, तब ये इस तरह से डिफाइन होगा। और ये याद रखिएगा कि u1 u2 जो होंगे यहाँ पर u1 u2 v1 और v2 ये सब किसको बिलोंग करेंगे, c को, यानी ये सब कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे, ठीक है। और रियल नंबर्स के लिए कैसे होता है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो चलिए इस वाले तो इसके आगे बढ़ते हैं। अब हम देखिए कॉशी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी क्या होती है उसके बारे में आपको बता देता हूँ, और वो यहाँ पर कैसे डिफाइन होगी वो भी बता देता हूँ। तो देखिए अगर b हमारा क्या होता है, मैं कॉशी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये अगर b हमारा इनर प्रोडक्ट स्पेस होता है, क्या होता है, इनर प्रोडक्ट स्पेस होता है, ठीक है। एंड आपके अल्फा बीटा कोई दो वेक्टर्स होते हैं इस वेक्टर स्पेस V के, ठीक है, इस वेक्टर स्पेस V के कोई दो वेक्टर्स होते हैं, एनी वेक्टर्स हैं, ये दोनों क्या है, थोड़ा सा और सही से लिख देता हूँ, अल्फा बीटा V एनी वेक्टर्स इन V, ये दोनों क्या है, कोई दो वेक्टर्स हैं हमारे V में, इनर प्रोडक्ट स्पेस V में। देन आपकी जो कॉशी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी होती है वो क्या होती है, वो होता है मॉड्यूलस अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा के मॉड्यूलस का, अगर जो कि दो तरह से डिफाइन होती है, अगर आप अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा का मॉड्यूलस करते हैं तो वो लेस इक्वल आता है नॉर्म अल्फा और नॉर्म बीटा के प्रोडक्ट के, ठीक है। इस तरह से ये डिफाइन होती है। पर इसी को एक तरह से और भी डिफाइन कर सकते हैं कि यहाँ पर स्क्वायर लगा दीजिए तो यहाँ पर भी स्क्वायर लग जाएगा, यहाँ पर भी स्क्वायर लग जाएगा। तो ये है हमारी कॉशी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। तो इस अगर हम अपने इस स्पेस के लिए जिसमें स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट इस तरह से डिफाइन हो रहा है, देखिए ये है स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट, मैं उंगली रख के बता रहा हूँ, ये आपका स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट है। तो इसको इसमें हम कॉशी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी को कैसे प्रूव कर सकते हैं वो देख लेते हैं। तो अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा का पहले हमको ये चाहिए, फिर ये चाहिए और ये चाहिए, ठीक है। तो तीनों चीजें हम लोग जल्दी से निकाल लेते हैं। तो अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा के मॉड्यूलस का स्क्वायर क्या बनेगा, तो देखिए अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा आपका इसके बराबर है, आप क्या करिए दोनों तरफ मॉड लगा लीजिए, इधर मॉड लगाया तो इधर भी मॉड लगा लिया, फिर क्या करिए इधर स्क्वायर लगा दीजिए तो इधर भी स्क्वायर लगा दीजिए, तो आपका ये वाली चीज तो आ गई। दूसरी चीज हमको क्या चाहिए, स्क्वायर ऑफ नॉर्म ऑफ अल्फा। तो स्क्वायर ऑफ नॉर्म ऑफ अल्फा क्या होता है, वो होता है अल्फा इनर प्रोडक्ट अल्फा। तो अल्फा देखिए हमारे पास ये था, ठीक है, और उसका अल्फा के साथ ही इनर प्रोडक्ट करना है। तो अल्फा इनर प्रोडक्ट अल्फा आपको इसकी मदद से निकालना है, किसकी, अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा जो आपका स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट है ऑन बी एंड सी वेक्टर स्पेस, ठीक है। तो इसी का हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ देखिए क्या होता है, अल्फा के एलिमेंट्स को हम पहले आगे आगे लिखते हैं, फिर जो बीटा है मतलब जो बाद में जो सेकेंड आर्गुमेंट में वेक्टर है उसके एलिमेंट्स को कॉन्जुगेट करके मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अगर हम अल्फा इनर प्रोडक्ट अल्फा को लिखेंगे तो पहले इस वाले अल्फा के वेक्टर्स को बिना कॉन्जुगेट लगाए पहली पहली प्लेसेस पर लिख देंगे, जैसे a1 लिखा, a2 लिखा, an लिखा, ऐसे बीच में a3 a4 भी आएंगे। अब क्या करेंगे, जो सेकंड आर्गुमेंट में अल्फा है उसके उसके एलिमेंट्स को हम कॉन्जुगेट लगाकर साथ में लिखेंगे। तो इस अल्फा के भी एलिमेंट्स a1 a2 अप टू an गए हैं, तो उनके एलिमेंट्स का कॉन्जुगेट लगाकर लिखिए a1 बार a2 बार अप टू an बार, ठीक है। तो ये चीज जो हम कर पाए हैं, अल्फा इनर प्रोडक्ट अल्फा को कैलकुलेट कर पाए हैं, वो इस अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा की मदद से कर पाए हैं। यही हमारा जो है इनर प्रोडक्ट, इसी को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट। पर ये स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट आपका इस वेक्टर स्पेस पर है, ठीक है। रियल पर कैसे होगा वो भी अभी 2 मिनट बाद आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। तो देखिए ए बार क्या बन जाता है, मॉड ए स्क्वायर बन जाता है, क्या बन जाता है, मॉड ए स्क्वायर। अच्छा ये मॉड ए स्क्वायर कैसे बनता है इसके बारे में आपको बता देता हूँ, क्योंकि आपका ध्यान दीजिएगा, आपने पढ़ा है कि जेड जेड बार जो होता है वो मॉड जेड के स्क्वायर के बराबर होता है, कब, अगर आपका जेड जो है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो ये सारे भी देखिए हमने यहाँ पे बता दिया था कि a1 a2 अप टू an और b1 b2 अप टू bn, ये सारे के सारे क्या हैं, सबके सब कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, सबके सब क्या हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ठीक है। इसीलिए जब हम z तभी जब हम a1 का प्रोडक्ट a1 बार के साथ करेंगे तो वो मॉड a1 स्क्वायर बन जाएगा इस रूल की वजह से, ठीक है। और a2 बार करेंगे तो वो मॉडुलस ऑफ a2 का स्क्वायर बन जाएगा। वैसे अगर हम लोग an बार करेंगे तो वो भी मॉडुलस ऑफ an का स्क्वायर बन जाएगा। रूल याद रखिएगा, रूल ना भूल जाइएगा, नहीं तो फिर बट्टाधार हो जाएगा। आगे समझते हैं कि बिल्कुल इसी इसी की नकल में हम मॉडुलस ऑफ बीटा का भी स्क्वायर ऑफ नॉर्म ऑफ बीटा भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर स्क्वायर ऑफ नॉर्म ऑफ अल्फा बना मॉड ऑफ a1 का स्क्वायर मॉड ऑफ a2 का स्क्वायर
मॉड ऑफ ए एन का स्क्वायर, जहाँ ए वन ए टू ए एन सारे एलिमेंट्स अल्फा के ही पास थे, ठीक है, वेक्टर अल्फा था, तो उसी के जो एलिमेंट्स थे उसके एन ऑर्डर टपल में उसी का उन्हीं सब का मॉड लगाकर हमने स्क्वायर करके फिर जोड़ दिया है। वैसे बीटा के साथ करेंगे तो देखिए बीटा के एलिमेंट्स क्या है, b1 b2 bn, तो क्या करिए b1 का मॉड लगाकर स्क्वायर करिए, तो b1 पर मॉड लगाया तो उसका स्क्वायर किया, प्लस b2 पर मॉड लगाकर उसका स्क्वायर, bn पर मॉड लगाकर उसका स्क्वायर। तो देखिए हमको तीन चीजें चाहिए थी हमारे कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी के लिए, ये और ये। तो देखिए स्क्वायर ऑफ मॉडुलस ऑफ अल्फा इन प्रोडक्ट बीटा ये हमारे पास है, स्क्वायर ऑफ नॉर्म ऑफ अल्फा ये हमारे पास है, स्क्वायर ऑफ नॉर्म ऑफ अल्फा क्या निकला है, ये निकला है, और वैसे स्क्वायर ऑफ नॉर्म ऑफ बीटा भी हमारे पास है। तो हम कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या बन जाएगा, तो देखिए कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, ये तो मैंने बता दिया कि जब आपके a1 a2 b1 b2 up to bn ये सब कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, तब आपकी कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी इस तरह की बनती है कुछ, ठीक है। देखिए मॉड ऑफ स्क्वायर ऑफ मॉड ऑफ अल्फा इन प्रोडक्ट बीटा की वैल्यू ये थी, मैंने यहाँ लिख दी है, मॉड ऑफ देखिए मिला लीजिए a1 b1 का पावर प्लस a2 b2 का पावर अप टू an bn का पावर, फिर उसका स्क्वायर करें, क्योंकि यहाँ देखिए मॉड्यूलस लगा के स्क्वायर किया जा रहा है ना। फिर देखिए स्क्वायर ऑफ नॉर्म ऑफ अल्फा जो था उसकी वैल्यू ये थी ना, मॉड ऑफ a1 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ a2 का स्क्वायर अप टू मॉड ऑफ an का स्क्वायर, तो देखिए हमने यहाँ पर नॉर्म अल्फा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू रख दी है, नॉर्म बीटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू रख दीजिए, यानी मॉड ऑफ b1 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ b2 का स्क्वायर अप टू मॉड ऑफ bn का स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखिए हमने बनाई, ये चीज तब होगी, ये कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी किसके लिए है, ये कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी है वेक्टर स्पेस VNCSC की पावर n के लिए, जिसका स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट कैसे डिफाइन होता है, ये देखिए ये जो आपका ये लिखा हुआ है यही आपका क्या है, देखिए मैं इसको जरा मिटा दूं, यहाँ पर इसको जरा मिटा दूं, तो देखिए आपको बता दूं कि यही जो आपका लिखा हुआ है ये यही आपका क्या है, ये आपका स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट है, ये आपका क्या है, स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट है ऑन DNC, जहाँ फील्ड किसकी है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। तो मैं एक मिनट हट जा रहा हूँ, तो आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। फिर मैं अब आपको बताता हूँ कि अगर आपका ये BNC ना होकर, यहीं पे थोड़ा सा क्वेश्चन हम लोग ट्विस्ट लाते हैं, ट्विस्ट ये लाते हैं कि मान लीजिए आपका BNC ना होकर क्या हो जाए, BNR हो जाए, क्या हो जाए, BNR हो जाए, ठीक है, ये आपका क्या हो जाए। अब देखिए मैं नई चीज बता रहा हूँ, वो चीज खत्म हो चुकी है, अब मैं नई चीज बता रहा हूँ, मान लीजिए आपका BNR हो जाए, क्या हो जाए, BNR हो जाए, या R की पावर n हो जाए, ठीक है। अब हमारी फील्ड बदल चुकी है, मान लीजिए क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट लाते हैं, कहते हैं फील्ड बदल गई, रियल नंबर्स की हो गई, ठीक है। तब क्या करेंगे आप, तो देखिए तब आप ये करेंगे कि देखिए क्योंकि अभी भी आपका n ऑर्डर का वेक्टर स्पेस है ना, तो आपके पास n ऑर्डर टपल्स ही होंगे अल्फा में, ठीक है। अब यहाँ पे ये एलिमेंट्स भी आपके किसको बिलोंग करेंगे, r, मतलब ये आपका यहाँ पर भी r हो जाएगा। तो अब ये जो आपके अंदर एलिमेंट्स हैं ये सब कॉम्प्लेक्स नंबर्स ना होकर क्या हो गए हैं, ये सब आपके रियल नंबर्स हो गए, क्या हो गए, रियल नंबर्स हो गए, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब आपका जो स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट है वो किस तरह से डिफाइन होगा, तो स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट जब आप बी एन आर पे निकालेंगे, तो स्टैंडर्ड रियल स्पेस में क्या होता है, कॉन्जुगेट्स नहीं होते हैं, या ये कह लीजिए कि अगर आप बी एन आर पर वर्क कर रहे हैं, तो अगर आपके पास कोई एलिमेंट b1 है तो वो अपने बार के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ बार बार नाम की कोई चीज ही नहीं होती है, तो उसको हम हटा देते हैं, ठीक है। सब पर से हम क्या करेंगे, सब पर से बार हटा देंगे, यानी ये A1 B1 होगा, A2 B2 होगा, AN BN होगा। तो ध्यान रखिए कि स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट ऑन BNR कैसे डिफाइन होता है, इस तरह से डिफाइन होता है। तो कॉची श्वार्ट्ज, अब देखिए आपने ये सीख लिया कि BNR के एलिमेंट्स कैसे होते हैं, BNR का स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट कैसा होता है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर हम BNR पर कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी को कैसे लगा सकते हैं। तो देखिए कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी के आपको एक तो ये चीज चाहिए होती है, तो इसके लिए बस आप क्या करिए, सब में से यहाँ से बार हटा दीजिए तो आपको मिल जाएगा, ठीक है, बस बार हटा देना है। अगली चीज, हमको स्क्वायर ऑफ नॉर्म ऑफ अल्फा निकालना होता है, तो स्क्वायर ऑफ नॉर्म ऑफ अल्फा भी जब आप निकालेंगे तो सब पर से बस क्या करते हैं, हल्का चेंज आता है, बस बार हटाते चलिए, क्या करते चलिए, बार हटाते चलिए। अच्छा जब आप बार हटा देंगे तो ये आपका देखिए यहाँ पर जेड जेड बार का रूल नहीं लग रहा है, क्यों, क्योंकि वो लगता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए, और हमारी फील्ड किसकी है, रियल नंबर्स की। तो ये चीज यहाँ पर इस तरह से नहीं होगी,
बस यहाँ से देखिए थोड़ा मेजर चेंज आना शुरू होगा। मेजर चेंज क्या आएगा कि a1 इंटू ए वन आपका क्या बन जाएगा, सिर्फ नॉर्मल a1 स्क्वायर, a2 इंटू ए2 क्या बन जाएगा, a2 स्क्वायर। ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे तो an इंटू an आपका क्या बन जाएगा, an स्क्वायर। समझ गए? तो यहाँ पर सिर्फ क्या होता है, नॉर्मली आपका स्केलर्स का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, क्या होता है, सिर्फ आपका नॉर्मल ये स्केलर्स का प्रोडक्ट होता है। वैसे अगर आप ध्यान दीजिए तो ये जैसे ये यहाँ पे नॉर्म ऑफ बीटा का स्क्वायर हो रहा है, तो नॉर्म ऑफ बीटा के भी स्क्वायर में ये आपका मॉड्यूलस वगैरह नहीं रह जाता है। ठीक है, तो उस मॉड्यूलस को हम लोग हटा देते हैं। मॉड्यूलस को हम लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो मॉड्यूलस को जब हम लोग हटा देंगे तो क्या बनेगा, ये सिर्फ नॉर्मल आपका बिल्कुल इसी की नकल में क्या बन जाएगा, b1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर अप टू ऐसे अगर हम लोग आगे बढ़ते जाए तो ये क्या बन जाएगा, bn का स्क्वायर। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा कि यहाँ पर क्या होता है, जैसे नॉर्मल हम दो नॉर्मल रियल नंबर्स का जैसे मल्टीप्लिकेशन होता है, ये वैसे ही, क्योंकि a1 आप अब आपके पास जो a1 a2 b1 b2 bn ये सब जो भी एलिमेंट्स हैं ये सब स्केलर्स हैं, वेक्टर मतलब रियल नंबर्स हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स नहीं है। तो ये a1 इंटू a1 a1 स्क्वायर a2 इंटू a2 a2 स्क्वायर an इंटू an स्क्वायर बन जाएगा, वो b1 इंटू b2 बन जाएगा आपका b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर अप टू bn स्क्वायर। तो अब जब हम कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी लगा रहे हैं तो वो किसके लिए लग रही है, वो आपके रियल नंबर्स के लिए लग रही है। तो मैं यहाँ से इस कॉम्प्लेक्स वर्ड को हटाकर यहाँ बस क्या कर देता हूँ, रियल नंबर्स। ठीक है, तो रियल नंबर्स के केस में क्या होता है, देखिए आपका जो कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी वो कैसे बनती है, आप क्या करिए, यहाँ मॉड्यूलस में मतलब इसकी वैल्यू रखिए, इसकी वैल्यू ये थी, तो यहाँ सब में से हम सब क्या करेंगे, बार हटा देंगे। यहाँ सब में से क्या कर रहे हैं, बार को हटा दे रहे हैं। तो एक तो ये चीज ये आपका बन गया। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, सब में से मॉड को हटा दीजिए। क्या करिए, बस मॉड को हटा दीजिए। तो देखिए मतलब हम वैल्यू रख रहे हैं ना, किसकी वैल्यू रख रहे हैं, ये वैल्यू आपकी यहाँ से लिखी जा रही है यहाँ पर। ठीक है, और स्क्वायर ऑफ नॉर्म ऑफ अल्फा को हमने ये देखिए यहाँ निकाला है ये, तो ये वैल्यू यहाँ पे लिखी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन गया, a1 का स्क्वायर ऐसे a2 का स्क्वायर अप टू ये कहाँ तक जाएगा, an के स्क्वायर तक। कहाँ तक जाएगा, an के स्क्वायर तक। और वैसे ही हम यहाँ पे नॉर्म बीटा के स्क्वायर की वैल्यू ये लिख देते हैं। तो यहाँ देखिए आपका क्या बन जाएगा, सिर्फ b1 का स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा आपका b1 का स्क्वायर अप टू b2 और ऐसे ही b3 b4 ऐसे सब कुछ जाएगा, ये bn के स्क्वायर तक जाएगा। तो ये आपकी कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी बनी है रियल नंबर्स के लिए। एक बात और ध्यान में रखिएगा, आप चाहे तो यहाँ से भी, क्योंकि देखिए रियल नंबर्स का जो मॉड करते हैं आप तो वही चीज़ दे देता है, तो आप इसको नॉर्मल ब्रैकेट भी बना सकते हैं मॉड हटाकर। ठीक है, मॉड हटाकर आप यहाँ पर नॉर्मल ब्रैकेट भी बना सकते हैं। तो देखिए ये मैंने एक स्पेशल केस आपको कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी का आज समझा दिया है। ये आपको मैंने दोनों फील्ड्स के लिए बताया, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की फील्ड्स के लिए भी और रियल नंबर्स की फील्ड के लिए भी। और ये मतलब आप इसको मजाक मत लीजिएगा कि आता वाता नहीं है, क्या करेंगे इसको पढ़कर, तो ये कुछ नहीं है ऐसा, ये पूछा जा चुका है आपके में। ठीक है, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में जितने जो भी यूनिवर्सिटी के आप हैं उसमें पूछा जा चुका है, और स्पेशली अगर आप लखनऊ यूनिवर्सिटी के हैं तो उसमें तो कन्फर्म पूछा जा चुका है। ठीक है, आप अपने प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाकर देख सकते हैं, उसमें पूछा जा चुका है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक बटन भी दबा दें वीडियो अगर पसंद आई हो, और कमेंट करके बताएं कैसी लगी। थैंक यू।